भाग यहाँ से, भाग भाग। जब वीडियो बनानी हो तभी कुत्ते भौंकने लगते हैं। ओह, वीडियो स्टार्ट हो गई है। चलो इंट्रो लगाओ। ओहो ओहो, हम वापस आ गए न्यू वीडियो के साथ। अब अमन आगे तुम बोलो। ये वीडियो लास्ट पार्ट है इस सीरीज का, जिसमें हम 48 लॉज ऑफ पावर बुक की बहुत ही डिटेल समरी बना रहे हैं। अगर आपने इस बुक का नाम नहीं सुना तो कौन हो आप? आपका अस्तित्व क्या है? ये बुक वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग बुक है जो पावर के बारे में बताती है। मैं आपको बता दूं, ये बुक यूएस प्रिजन में बैन है क्योंकि ये बात घुमाना या चालाकी सिखाती है। इस बुक में टोटल 48 लॉज है, जिसमें लॉ नंबर 40 तक हमने कवर कर लिया था। अगर आपने नहीं देखा तो आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगी। तो ज़रा टाइम न लेते हुए शुरू करते हैं इस धांसू वीडियो को। लेकिन उससे पहले सब्सक्राइब का बटन दबा दो, फिर देखो आपको परम आनंद की प्राप्ति होगी। तो शुरू करते हैं इस धांसू वीडियो को। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। सॉरी 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 सॉरी। लॉ नंबर 41, अवॉइड स्टेपिंग इनटू ग्रेट मैन शू। जो चीज़ सबसे पहले होती है वो ज़्यादा अच्छी और ओरिजिनल दिखती है। अगर आपके पास फेमस पेरेंट्स है या फिर आपका कोई जानने वाला बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल है तो आपको उनसे डबल अचीवमेंट गेन करनी पड़ेगी अपना नाम बनाने के लिए। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल है। जैसे अर्जुन तेंदुलकर को लोग इसीलिए जानते हैं क्योंकि वो सचिन तेंदुलकर के बेटे हैं। बिल गेट्स के बेटे को कोई नहीं जानता। इनका अपना खुद का कोई नाम नहीं है। अपने पेरेंट्स की शैडो में मत खो जाओ। एकदम अलग फील्ड चूज करके अपना नाम, अपनी पहचान बनाओ। इस लॉ का सबसे बड़े एग्जाम्पल है अलेक्जेंडर द ग्रेट। उनके फादर किंग फिलिप भी बहुत फेमस थे। उन्होंने लगभग पूरे ग्रीस पर कब्जा कर लिया था। अलेक्जेंडर ने एक बार यह भी कहा था, अगर मेरे फादर ने सब जीत लिया तो मेरे जीतने के लिए क्या बचेगा। अलेक्जेंडर अपने पापा को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। किंग फिलिप को ड्रिंक और स्पोर्ट्स की बहुत गंदी आदत थी। अलेक्जेंडर कभी भी उनके जैसा नहीं बनना चाहते थे। जब वो राजा बने तो उन्होंने अपना पूरा फोकस नई जगह जीतने में लगा दिया। उनको किसी भी हाल में किंग फिलिप की अचीवमेंट की डबल अचीवमेंट चाहिए थी और हिस्ट्री में अपना नाम अमर करना था। एक बार किंग फिलिप के दरबार में एक घोड़ा बेचने वाला आया। वो घोड़ा बहुत सुंदर था, लेकिन कोई भी उस पर बैठ नहीं पा रहा था। वो सबको नीचे गिरा दे रहा था। जब सबने हार मान ली तब अलेक्जेंडर खड़ा हुआ और बोला, मैं इसकी सवारी करूंगा। और वो उस घोड़े के पास जाने लगा। किंग फिलिप मन ही मन चाह रहे थे कि वो गिर जाए, लेकिन हुआ उसका उल्टा। अलेक्जेंडर ने उस पर बहुत अच्छे से सवारी की और उसको अपना पेट बना लिया। इसे देख जितने भी लोग दरबार में थे वो सब खुशी के मारे चिल्लाने लगे और पगला गए। सिर्फ एक आदमी का मुंह लटका हुआ था, वो था किंग फिलिप का। उनको अलेक्जेंडर में अपना कंपटीशन दिख रहा था। आगे चलकर अलेक्जेंडर ने पूरे ग्रीस और एशिया की बहुत सारी जगह पर कब्जा कर लिया था। अब बारी है लॉ नंबर 42 की, स्ट्राइक द शेपर्ड एंड शीप विल स्कैटर। जैसे अगर चेस के गेम में राजा गया तो गेम गया, चाहे आपके पास वजीर ही क्यों ना हो। वैसे ही अगर आपने चरवाहे को हटा दिया तो सारी भीड़ अपने आप भाग जाएंगी। 1296 में कैथोलिक चर्च ने कार्डिनल गेतानी को नया पोप बनाया। गेतानी बोनीफोर्स 8 का नाम लेकर गद्दी पर बैठा। उन्होंने सारी जगह पर कब्जा कर लिया, सिर्फ एक को छोड़कर, वो था फ्लोरेंस शहर। फ्लोरेंस इटली का सबसे अमीर और पावरफुल सिटी था, और अगर इस पर कब्जा कर लिया तो लगभग पूरे इटली पर कब्जा कर लिया। फ्लोरेंस दो हिस्सों में डिवाइडेड था, ब्लैक एंड वाइट। वाइट के पास नया नया पैसा आया था और वो रिसेंटली ही पावर में आए थे।
जबकि ब्लैक पहले से अमीर थे और वाइट से बहुत चिढ़ते थे। यहीं पर बोनीफोर्स को चांस दिखा। उन्होंने सोचा ब्लैक को पावर में ले आएंगे और फ्लोरेंस उनकी जेब में होगा। वाइट का सबसे पावरफुल आदमी था डांटे एलिगेरी। 1301 में बोनीफोर्स ने अपने दोस्त चार्ल्स, जो फ्रांस का राजा था, उससे बोला इटली पर अटैक कर दो। फ्लोरेंस के लोग पैनिक में आ गए। तभी बोनीफोर्स ने उनको नेगोशिएशन के लिए रोम में बुलाया। अब नेगोशिएशन के लिए वाइट ने किसको चुना? हाँ, डांटे को। जब वो लोग रोम में पहुंचे तो पोप ने उनको अपने पास रोक लिया और पीछे से चार्ल्स ने पूरा गेम सेट कर दिया। वाइट के पास कोई भी लीडर नहीं था और यहीं पर ब्लैक ने मौके पर चौका मारते हुए वाइट को हरा दिया। इसके बाद पोप ने डांटे को रोम से भगा दिया। भग ऐसे भग। जब डांटे वापस पहुंचा तो पूरा गेम पलट चुका था। फाइनली ब्लैक ने भी उसे वहां से निकाल दिया। इस बार ब्लैक ने भग ऐसे भग बोला। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने लाइक को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कीजिए। ना 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 ना, ऐसे नहीं जाने दूंगा। मुझे पता है तुमने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया। जल्दी से करो। लॉ नंबर 43, वर्क ऑन हार्ट्स एंड माइंड्स ऑफ अदर्स। आइए इसको एक स्टोरी से समझते हैं। जब फ्रांस में लुइस 15 का रूल खत्म होने वाला था तब जनता चेंज चाहती थी। और तभी नेक्स्ट राजा और तब के प्रिंस लुइस 16 की शादी ऑस्ट्रिया के प्रिंस से तय की जाती है। उनके आते ही सारी पब्लिक बस उन्हीं के बारे में बात करने लगती है कि वो कितनी सुंदर हैं, वो फ्रांस का भविष्य बदल कर रख देंगी। सबको उनके रानी बनने का इंतजार था। 1774 में लुइस 15 मर जाता है और नया राजा कौन बनता है? हाँ, लुइस 16। अरे मैं ऑस्ट्रिया की परी का नाम बताना तो भूल ही गया। उनका नाम था मैरी एंटोनेट। तो कहाँ था मैं? हाँ, जब मैरी फ्रांस की रानी बनी तो पूरे देश की हवाई बदल गई। सब उन्हीं के बारे में बात करने लगे। अब मैरी ने क्या किया वो जानते हैं। रानी बनते ही मैरी ने महंगी महंगी चीज़ें लेना शुरू कर दिया। वो बहुत ही ज़्यादा मेकअप लगाने लगी, ज्वेलरी लेने लगी और महंगे महंगे कपड़े लेने लगी, टिपिकल लड़की की तरह। जैसे हर लड़की की ख्वाहिश होती है वैसे ये भी अपनी ख्वाहिश पूरी कर रही थी। बस फर्क इतना था कि पूरे देश की इकनॉमी नीचे जा रही थी लेकिन इन मोहतरमा के शौक नहीं पूरे हो रहे थे। जब पब्लिक को इनके खर्चों के बारे में पता चला तो उनका गुस्सा सातवें आसमान पर था। एक दिन लुइस पब्लिक के सामने गया और बोला, देखा, तब से मैं तुमको माँ बना रहा था। तो पब्लिक ने बोला, अच्छा बेटा, यहाँ हमारे पास खाने के पैसे नहीं हैं और इन लोगों के शौक नहीं पूरे हो रहे। अभी बताते हैं। और इसी के साथ फ्रेंच रिवॉल्यूशन की शुरुआत हो गई। अब रानी ने यहाँ ये गलती की कि उसने लोगों से मिलना छोड़ दिया। जब वो इतनी पॉपुलर थी तो उसके लिए तो आसान होता पब्लिक में सपोर्ट बनाना, लेकिन नहीं, इन्हें तो मेकअप करना था। Women. फ्रांस से अब आते अपने पड़ोसी देश चाइना पे। 225 एडी में वहां पर दो मेजर डायनेस्टी रूल कर रही थी, शू और वी। वी ने नॉर्थ से शू पर हमला कर दिया और साउथ वाली स्टेट्स को भी अपने साथ मिला लिया। मैं नॉर्थ से हमला कर रहा हूँ, तुम साउथ से करो। बचने का कोई रास्ता नहीं होना चाहिए। साउथ के किंगडम पर किंग मैनगो का राज था। कैसे कैसे नाम है यार इनके। शू, वी, मैनगो। और शू के जनरल का नाम था चूको लियांग। बाय द वे, चूको एक बहुत ही अच्छा जनरल था। जब नॉर्थ और साउथ दोनों तरफ से हमला होने वाला था तब चूको ने सोचा
पहले 100 पर हमला करके उनको हरा देते हैं। उनको हराना आसान है। जब वो हमला करने जा ही रहा होता है, तभी एक आदमी चूकों के कैंप में आ जाता है। सर, अगर आप बुरा ना माने तो एक बात बोलूं? बोलो। सर, उनको फोर्स से हराना इम्पॉसिबल है। पकड़ के लाओ जरा इसको मेरे पास। सर, आप मेरी बात तो सुनिए। भले ही आप इनको हरा दे, लेकिन इनको हराने के बाद जब आप वापस नॉर्थ में जाएंगे तो ये लोग फिर से हमला कर देंगे और फिर बचने का कोई रास्ता नहीं होगा। इससे अच्छा है आप इन लोगों का दिल जीत लो। ओह, यही तो मैं भी सोच रहा था। मैंगू ने चूको पर बहुत बड़ा हमला कर दिया, लेकिन चूको तो चूको था। उसने मैंगू की आर्मी का बहुत बड़ा हिस्सा कैप्चर कर लिया, जिसमें मैंगू खुद भी था। जब चूको उसकी आर्मी के जवानों से मिलने गया तो बोला, मुझे पता है आप लोगों की भी फैमिली है, तो मैं आप लोगों को छोड़ रहा हूँ, और ये लीजिए मेरी तरफ से खाना और पानी। उन सब ने चूको को थैंक्स किया और निकल गए। अब चूको गया मैंगू के पास। चूको ने मैंगू से बोला, अगर मैं तुमको छोड़ दूँ तो तुम क्या करोगे? मैं फिर से अपनी आर्मी इकट्ठा करूंगा और फिर से आपके ऊपर अटैक करूंगा, लेकिन अगर आपने मुझे दूसरी बार हरा दिया तब मैं मानूंगा कि आप बहुत बड़े 30 मार खाओ। चूको ने कहा, ठीक है, और उसने मैंगो को छोड़ दिया और बहुत सारे गिफ्ट्स दिए। चूको के ऑफिसर्स उस पर गुस्सा करने लगे तो वो बोला, उसको पकड़ना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, यूं पकड़ लूं मैं यूं। जैसे मैंगो ने कहा था, उसने दोबारा हमला किया, लेकिन इस बार उसके खुद के ऑफिसर्स उसे पकड़ के चूको के पास ले आए। और चूको ने फिर वही सवाल पूछा, अगर मैंने तुमको छोड़ दिया तो तुम क्या करोगे? इस बार मैंगो बोला, ए, ये चीटिंग है, तुमने चीटिंग की है। मेरे खुद के लोगों ने ही मुझे धोखा दे दिया, तब से सांप पाल रहा था, लेकिन अगर अगली बार तुमने मुझे हरा दिया तब मैं मानूंगा कि तुझसे ग्रेट हो। चूको ने फिर छोड़ दिया। आने वाले टाइम में मैंगो ने 6 बार चूको पर हमला किया और हर बार हार गया। हर बार चूको सेम सवाल पूछता और हर बार वह कोई ना कोई बहाना बनाता। कभी कहता, मेरी किस्मत ही खराब थी, मेरा टाइम ही खराब था, तुमने मुझे माऊ बनाया। ऐसे हर बार करता। जब छठी बार चूको ने उसे पकड़ा तो वो बोला, अगर तुमने मुझे 7वीं बार पकड़ लिया तो मैं मान लूंगा कि तुम महान हो। इस बार चूको बोला, अगली बार मैं छोड़ूंगा भी नहीं। इस बार मैंगो ने वी के साथ मिलकर अटैक किया और वह फिर हार गया। इस बार मैंगो बोला, जहां पना तुझसे ग्रेट हो तो वो कबूल करो, हम आपके ऊपर जिंदगी में कभी अटैक नहीं करेंगे। चूको ने उसे छोड़ दिया और बहुत सारे गिफ्ट्स दिए। फिर बाद में चूको ने अपने ऑफिसर्स को समझाया, ए, इधर आओ, बैठो यहाँ। अगर मैं उसको पकड़ के मार देता तो फिर नया राजा आता, वो फिर हम पर अटैक करता और ये चलता रहता। इसलिए वहां की जनता का विश्वास जीतना बहुत जरूरी था। ऐसे हमने प्रॉब्लम को हमेशा के लिए खत्म कर दिया और हमको एक नया दोस्त भी मिल गया। अब आते हैं लॉ नंबर 44 पर, डिसआर्म एंड इनफरिटेड विद मिरर इफेक्ट। हमको मोस्टली वो लोग पसंद आते हैं जिनका नेचर हमारे जैसा होता है। अगर आप सामने वाले से उसके इंटरेस्ट की बात करेंगे तो आप दोनों के अच्छे रिलेशन बन जाएंगे। ये आप पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों में यूज कर सकते हैं। लॉ नंबर 45, प्लीज द नीड फॉर चेंज बट नेवर रिफॉर्म टू मच एट वंस। अब अगर आप रोज घर पर पड़े रहते हो मेरी तरह और एक दिन मोटिवेशनल वीडियो देखकर 2 घंटा जिम जाते हो तो आपकी बॉडी बहुत दर्द करेगी और बहुत कम चांसेस है कि आप रोज जाओ। इसकी जगह आप बस 30 मिनट जाओ और धीरे धीरे इंप्रूव करो तो आपकी मस्त बॉडी बन जाएगी फ्लेक्स करने के लिए। यही चीज़ एटॉमिक हैबिट में भी कही गई है। अगर कोई भी अच्छी आदत बनानी है तो छोटी शुरुआत करो और ग्रेजुअली इंप्रूव करो।
अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगी, देख लीजिए, बहुत बढ़िया वीडियो बनाई है। लॉ नंबर 46, नेवर अपीयर टू परफेक्ट। अगर आपके अंदर कोई भी कमी नहीं होगी तो लोग आपसे जलना शुरू कर देंगे। इसलिए कई बार जानबूझ के गलती करो ताकि लोगों को इन्फीरियर फील ना हो। इसके लिए भी मेरे पास एक स्टोरी है। मर्चेंट क्लास की वजह से ही फ्लोरेंस इतना अमीर बन पाया। उन्होंने फ्लोरेंस में रिपब्लिक स्टैब्लिश कर दी ताकि कोई भी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बनकर उनको सरपास न कर पाए। एक टाइम इंटरवल के बाद हेड चेंज हो जाता था और कोई नया हेड बनता था। कोई भी ज़्यादा टाइम तक पावर में नहीं रह पाता। 1400s में कॉसिमो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल और अमीर बैंकर बन गया था यूरोप में, लेकिन अली बिजीज फैमिली उसके दुश्मन थी। रिपब्लिक होने के बावजूद अली बिजीज कैसे न कैसे कॉन्स्टेंटली पावर में बने हुए थे, अपने आदमियों को गवर्नमेंट पोजीशन दिलवा के। कॉसिमो ने उनसे लड़ाई नहीं की, बल्कि वो तो कहता, भैया हम तो छोटे लोग हैं। लेकिन पीठ पीछे वो पैसों का यूज करके अपने लिए सपोर्ट बना रहा था। 1434 में सिविल वॉर शुरू हो गई और अली बिजीज को भगा दिया गया। अब कॉसिमो की बारी थी। उसने भी अपने आदमी गवर्नमेंट पोजीशन पर बैठा दिए, लेकिन कॉसिमो ने कुछ अलग भी किया। भले ही उसके पास इतना पैसा था, लेकिन वो कॉमन लाइफ जीता था। छोटा घर, छोटी गाड़ी, नॉर्मल लाइफ। इसी वजह से उसके मर्चेंट क्लास से अच्छे रिश्ते थे। ये स्ट्रैटेजी यूज करके कॉसिमो ने 30 साल फ्लोरेंस पर राज किया और वहां के लोग हमेशा उसकी बहुत ही रिस्पेक्ट करते रहे। हाँ मम्मी आया। 2 मिनट को गाइस, मम्मी बुला रही हैं। तो फाइनली अब हम आ चुके हैं सेकेंड लास्ट लॉ पे। लॉ नंबर 47, डू नॉट गो पास द मार्क यू एम्ड फॉर, इन विक्ट्री लर्न वेयर टू स्टॉप। जिंदगी में ठहराव बहुत जरूरी है। आपको ये पता होना बहुत जरूरी है कि रुकना कहाँ है। जीत आपको कई बार ओवर कॉन्फिडेंट भी बना देती है। यही हुआ साइरस के साथ। 559 बीसी में साइरस ने प्रशिया में अपनी छोटी सी आर्मी बनाई और मिडीस पर अटैक कर दिया। साइरस वो वॉर आसानी से जीत गया और मिडीस का राजा बन गया। अब राजा बनते ही उसका लालच बढ़ गया। उसने लिडिया आइनोनियन पर भी वॉर कर दी और जीत गया। ऐसे बहुत सारे किंगडम जीतते हुए वो बेबीलोन पहुंचा और इसे भी जीत लिया। इसके बाद उसकी नज़र मेसागिटाई पे पड़ी। वहां पर क्वीन टोमेरिस का राज था। 529 बीसी में साइरस एरोक्सिस रिवर के पास पहुंच गया और अटैक करने की प्लानिंग करने लगा। तभी क्वीन ने उसके पास एक मैसेज भेजा, अपनी जगह पर वापस चले जाओ, यहां आंख उठाकर भी मत देखना। अगर यहाँ अटैक किया तो सोच लो। साइरस ने कहा, ओह, ये आंटी मेरा क्या बिगाड़ पाएंगी। जब साइरस ने रिवर पार कर ली तो उसने सोचा आंटी को माँ बनाते हैं। उसने वहां एक कैंप सेट किया और उसमें खूब सारा खाना और वाइन छोड़ दी और अपने सबसे बेकार सिपाही को वहां लगा दिया। मेसागिटाई की आर्मी ने वहां पर अटैक कर दिया और आराम से कब्जा कर लिया। जब वहां खाना पड़ा हुआ देखा तो ऑफिसर्स बोले, ओ भाई पार्टी चली, पार्टी जल्दी आओ। उन्होंने खूब पार्टी करी। उसी रात साइरस वापस आर्मी लेकर आ गया और सोती हुई आर्मी पर आराम से जीत गया। वहां उसे उनकी आर्मी का जनरल और रानी का बेटा भी मिल गया। वो उसे पकड़ लाया। हाँ भाई, कैसी लगी? आगे स्वाद। अब कोई ने उसको आखिरी वार्निंग दी, मेरे बेटे को छोड़ दो, यहां से चले जाओ, नहीं तो अंजाम बहुत बुरा होगा। साइरस बोला, ये आंटी मेरा क्या बिगाड़ लेंगी। रानी के बेटे को लगा कि वो नहीं बचेगा तो उसने सुसाइड कर ली। अब रानी गुस्सा आ गई और उसने सारी आर्मी इकट्ठा करके साइरस पर अटैक कर दिया।
बहुत भीषण युद्ध हुआ और एंड में साइरस की हार हुई और रानी ने उसे मार दिया। रानी बोली, ये मेरे बेटे को मारने का और मुझे आंटी बोलने का बदला। तभी मेरी बात याद रखना, जिंदगी में ठहराव बहुत जरूरी है। हाँ। एंड फाइनली अब आ गए इस बुक के लास्ट लॉ पर। लॉ नंबर 48, अज्यूम फॉर्मलेसनेस। रॉबर्ट के हिसाब से ये इस बुक का सबसे इंपॉर्टेंट लॉ है। Laws of power is law number 48, assume formlessness. And the idea is disregard all 47 laws, disregard the wisdom in this book, and just be formless and just conform to the circumstances of your life. चेंज इज लॉ ऑफ नेचर। बदलाव ही प्रकृति का नियम है। पानी की तरह रहो, जिस ग्लास में जाओ उसी का शेप ले लो, जिससे बात करो उसी के हिसाब से बात करो, जाते जाते मेरा ज्ञान लेते जाओ। इस दुनिया में कुछ भी कांस्टेंट नहीं है, सब बदलता है। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी पर्सनैलिटी इवॉल्व करते रहें। और इसी के साथ ही वीडियो और इस बुक की समरी का समापन होता है। ये सीरीज मेरे लिए एक चैलेंज की तरह थी, क्योंकि मुझे कंसिस्टेंसी इशूज है। एटलीस्ट मुझे तो ऐसा लगता है, क्योंकि मैं 2 दिन से ज़्यादा नहीं पढ़ पाता। मैंने 13 अगस्त को इस बुक पर पहली वीडियो डाली थी और आज 3 अक्टूबर है। ये मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। एंड आप लोग बहुत सपोर्ट कर रहे हो, उसके लिए भी थैंक्स। और हाँ, जब ये वीडियो अपलोड होगी उस दिन मेरा बर्थडे है। अगर मैंने आलस नहीं किया तो उस दिन तक हो जाएगी। तो बर्थडे गिफ्ट के तौर पे सब्सक्राइब करो यार, जल्दी 1 मिलियन तक पहुंचा दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। धन्यवाद। अबे पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, आईएएस बनो और देश को संभालो, लेकिन नहीं।